कोई चीज आपने छोड़ा छोड़ा थोड़ा है। नहीं सर, आप कोई जरूरी नहीं है, कभी कभार बड़ी देखिए, कभी कभार छूट भी जाती है, कोई बहुत थोड़ी है कि नहीं छूटेगी। बड़ी बड़ी लगन से आप तैयार कर रहे हैं, वो सब आप दिखाई पड़ता है शब्दों में, भाव में, अर्थों में, सब दिखाई पड़ रहा है। सब जो लिख रहे हैं आप, ड्राफ्ट तैयार किया, सब बहुत मार्वलस चीजें हैं। अब उसमें ये है कि जब हम लोग उसको फील्ड में उतारेंगे, जी। तब उसका विश्लेषण हाँ। होगा, हाँ। क्या क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि बस। जब वो धरातल पे उतरती है तब उसमें नाभिक साहब कहाँ हैं आप? न, नाविक सर। नाभिक साहब की एक झलक आई तो कहाँ हैं? जी जी जी। जी अरे सर। गुड मॉर्निंग हो जाए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा मैं यहाँ वहाँ बैठा था, इसलिए। जी, हम वीडियो ऑन करता हूँ। जी जी। राजेंद्र सर नमस्कार। अभी जी सर बताइए। 10 मिनट पहले। हेलो नागर साहब। हाँ सर बताइए। हेलो। हाँ बताइए, सुन रहे हैं। हाँ, तो उनसे बात हुई तो रास्ते में हैं, फिर शायद वो भी घर पहुँच कर ज्वाइन करेंगे। हाँ। कौन? मैंने कहा जो लखनऊ वाले सुनील जी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उनसे भी चर्चा हुई थी सुबह। हाँ हाँ। लखनऊ वाले सुनील केओ जी। जी जी। सुन हाँ कल तो काफ़ी देर तक बात किए वो थे भी करीब। मतलब पिछली मीटिंग्स में जुड़े, अभी बोले रास्ते में करते हैं, घर पहुंचकर मीटिंग जुड़ी। हाँ कल उनसे घंटों बात हुई थी। अच्छा। हाँ काफ़ी चर्चा हुई, कई कई चीज़ों पे चर्चा हुई। हम्म और हम्म सरकारी कर्मचारियों को भी हम्म लेकर के चर्चा हुई, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। हम्म तो चूँकि भाई अब वो भी तो व्यस्त ही है, और फिर भी हम्म। हमेशा जुड़े रहते हैं, अच्छी बात है। अब देखिए। हाँ, हमारे उनसे बीच बीच में चर्चा होती रहती है। जी। काफी सुलझे हुए व्यक्ति लगते हैं। हाँ जी, चूँकि परिस्थितियों से जो आदमी जूझ के आता है, तो वो ऑलरेडी हर चीज़ को समझा हुआ रहता है, सुलझ हर चीज़ को सुलझा के जब पहुंचता है तो उसको ऑलरेडी वो सुलझा हुआ हो ही जाता है। अब जो परिस्थितियों से मार खाया ही नहीं और किसी समस्याओं को सुलझाया ही नहीं, तो वो सुलझेगा कहाँ? सबसे बड़ी चीज़ यही हाँ, है। वो एक्चुअली क्या चर्चा हो रही थी कि ऐसे ही कई विषयों पर उनसे चर्चा हो रही थी। जी तो मैंने कहा देखिए, सोशल वर्क जितना आसान दिखता है लोगों को जो दूर बैठे हैं, जी। उतना आसान है नहीं। उनको लगता है तो क्या है, ये सब करना ही तो है। हाँ। लेकिन एग्जाम्पल दिया मैंने कि मान लिया आप देख लिया कि रोड में कुछ नहीं है, साफ रोड है, जी और चल दिए। जी जी पैदल चल दिए या कोई साधन ले, अचानक पता चला कोई कुछ जानवर आ गया, जी अचानक पेड़ गिर गया। तो वो सब होता है सोशल वर्क में या किसी भी फील्ड में काम करने पर। तो जो नहीं करते हैं उनको ये सब चीजें नहीं पता चलती। ना। जो उस फील्ड में चलते हैं, हाँ। उनको ये सब परिस्थितियां कहें या सिचुएशन आती हैं कि अचानक ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जो जी अनएक्सपेक्टेड होती है। जी और बाकी तो कुछ तो जानी परखी यही है कि आलोचना करना, सहयोग करना, असहयोग करना, ये करना, वो तो जानी परखी परिस्थितियां हैं। जी जी। जी जी। ठीक है, बस कंटिन्यू रखें आप अपनी मुझे। अभी और कोई तो आया नहीं सर, तो फिर आज का जो हमने रखा है उसको हम पढ़ के सुना देते हैं। हम्म आप भी तो देखे होंगे, लेकिन फिर भी उसका हम्म। निर्वचन करते हुए जी पढ़ के सुना देते हैं। राजेंद्र सर इजाज़त है? राजेंद्र सर इजाज़त हो तो हम आगे पढ़ के सुनाना शुरू करें।
राजेंद्र सर भी जुड़े हुए हैं और आवाज़ नहीं आ रही है उनकी, लगता है नेटवर्क कुछ वीक है। कभी कभार नेटवर्क वीक रहता है तो आवाज़ नहीं आती है। जी ठीक है सर, तो हम शुरू करते हैं और उसके बाद बिल्कुल। जी आज का विषय जो अध्याय 5 की है, अनुशासन समिति। चूँकि हमने एक चीज़ देखा सर कि बिना अनुशासन के चाहे हम कोई भी शासन हो का चाहे कोई भी व्यवस्था बना लें, लेकिन जब उसमें अनुशासन रहेगा ही नहीं तो शासन वहाँ फेल हो जाएगी। आज जो भारत की स्थिति है, भारत या पूरे विश्व की, अनुशासन अधिकार का व्यवस्था दिया गया, कर्तव्य के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, कर्तव्य स्वतंत्र कर दिया गया। इसी तरह अनुशासन पे कोई सवाल ही नहीं है। न्यायालय है, न्याय के लिए है, लेकिन आपको अनुशासन के लिए नहीं है। जब आप जाएंगे न्यायालय के पास कि हाँ हमारे साथ ऐसा अपराध हुआ है, हमारे साथ जो है कि छल हो रहा है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है, जब आप कहेंगे तब न्यायालय कहेगी, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर वहीं अनुशासन समिति होती और अनुशासन समिति बनाया गया होता जो इस चीज़ को हमेशा ऑब्जर्व करती रहती, देखती रहती, और चूँकि स्थानीय स्तर पर अनुशासन समिति होना आवश्यक है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे लोक व्यवस्था हो, चाहे जहाँ। तो ऐसी स्थिति में इस चैप्टर को हमने बनाया और ये चैप्टर हमारे निषाद समाज की अनुशासन समितियाँ अध्याय 5 में है, धारा 32 से शुरू होती है। और इसमें पहली अनुशासन समिति हमने बनाया है सामाजिक अनुशासन समिति। ये हमारी सामाजिक अनुशासन समिति जो है, अवस्था में 60 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्ति सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के जिम्मेदार होंगे। और उनमें सबसे अधिक उम्र के 3 व्यक्ति जो चलने फिरने में समर्थ हों और समाज कार्यों में रुचि रखते हों से सामाजिक अनुशासन समिति बनेगी। यहाँ जो 60 वर्ष के ऊपर व्यक्ति हैं, जितने भी, जैसे हमारे रिटायर्ड व्यक्ति जो हो गए हैं, उनको सामाजिक अनुशासन समिति का भार है। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा उम्र के होंगे, उन रिटायर वाले व्यक्तियों में जो सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होंगे, वही हमारे जो चलने फिरने में समर्थ हों और समाज कार्य में रुचि रखते हों, वो हमारे सामाजिक अनुशासन समिति के पदाधिकारी होंगे। और समिति स्वयं अपनी पद धारण कर सकती है या पूर्व समितियों द्वारा प्राप्त कर सकती है। अब यहाँ पे एक लाइन आगे जो वाक्य लिखा गया है कि जैसे जो सामाजिक अनुशासन समिति जो हमारे समाज के, जो हमारे क्षेत्र के, जैसे मान लीजिए हमारे हरिपुर के सबसे ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं हमारे समाज के, तो वो तुरंत सामाजिक अनुशासन की जिम्मेदारी अपने हैंड में ले सकते हैं कि हम सामाजिक अनुशासन समिति से जो है कि हैं और तुम्हें ये करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारी सामाजिक अनुशासन समिति बन सकती है। और चाहे तो वो अलग, जैसे मान लीजिए जो अनुशासन समिति धारण कर रही है पद, तो वो भी उनको धारण करा सकती है। ये यहाँ पे व्यवस्था दिया गया है। आगे ये है कि शासन समिति सामाजिक अनुशासन समिति का निर्धारण करके सबसे अधिक उम्र के तीनों व्यक्तियों को लेकर सामाजिक अनुशासन समिति का गठन करेंगे और ससम्मान सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को अध्यक्ष, दूसरे नंबर को सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को अनुशासन पक्ष व तीसरे व्यक्ति को अनुशासन विपक्ष पद पर आसीन कराएंगे। सामाजिक अनुशासन समिति की अपनी मुहर होगी और मुहर में समाहित होकर अपना कार्य व गतिविधि करेंगी और हर कार्य लिखित में पंजिका में दर्ज रखेंगे। सामाजिक अनुशासन समिति अपना पद धारण करके सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने का आदेश निर्देश करेंगे और सामाजिक स्तर पर आने वाले अनुशासनहीनता के मामले का निस्तारण अपने स्तर से करेंगे। अनुशासन समिति को अपने स्तर के किसी भी व्यक्ति को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुशासनहीनता का पक्ष विपक्ष रखते हुए तर्क वितर्क के साथ अनुशासन बनाए रखने के प्रति किसी कार्य को करने और न करने का आदेश निर्देश करने की शक्ति होगी। अनुशासन समिति के अनुशासन बनाए रखने के आदेश के क्रम में किसी कार्य को करने और न करने के आदेश निर्देश को न मानने और अनुशासनहीनता को बनाए रखने पर शासन समिति को उक्त अनुशासनहीन व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करा करके दंडित कराए जाने का आदेश
कर सकेंगे और ऐसा आदेश शासन समिति प्रशासनिक अनुभाग से प्रशासनिक कार्रवाई कराते हुए न्यायिक रूप से अभियोजित और दंडित कराएंगे। यहाँ जो हमारी चूंकि निगरानी का पूरा पावर जो हमारे रिटायर्ड व्यक्ति हैं 60 के ऊपर और जो चलने फिरने में समर्थ हैं, उनको पूरा का पूरा पावर दे दिया गया है अनुशासन बनाए रखने का। अगर उनको किसी भी व्यक्ति को ऐसी लगता है, ऐसा दिखाई देता है कि ये अनुशासनहीन व्यक्ति है, तो वह उनको बुला सकता है और बुला करके उनको अनुशासनहीनता के लिए नोटिस दे सकता है कि आप ऐसे अनुशासन बनाकर रखिए। यदि वो अनुशासन नहीं बनाते हैं तो शासन समिति को लिख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अनुशासनहीन है और अनुशासनहीनता का कार्य कर रहा है, इसके खिलाफ आप न्यायिक कार्रवाई करिए। तो ऐसी स्थिति में शासन समिति अनुशासन समिति के आदेश पर, निर्देश पर वह जो है कि जो व्यक्ति अनुशासनहीनता का कार्य कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रशासनिक उस विभाग के जैसे जिस प्रकार का उन्होंने अनुशासनहीनता प्रकट किया है, उस विभाग के प्रशासनिक कर्मचारी से उनको कार्रवाई कराया जा सकता है। ये हमारे समाज के लिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा बहुत हार्ड जरूर है, लेकिन जब तक हम इतना हार्ड और स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, समाज को बनाए रखने के लिए हमको जो है कि अनुशासन बहुत आवश्यक है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो समाज हमारा बिगड़ता ही चला जाएगा, जैसा आज जो स्थिति है। तो इसलिए यह जो है कि अनुशासन समिति की सारी जिम्मेदारी अधिक्रम हम जो है कि सीनियर्स को दे दिए। अगला है आर्थिक अनुशासन समिति। अब उनको केवल सामाजिक जो है कि देखना है, आर्थिक में नहीं देखना है कि कोई अर्थ का नुकसान कर रहा है या अपने आय की जो है कि कमी कर रहा है, पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसको उनको नहीं बोलना है, उस पर वो नहीं बोलेंगे। उस पर बोलेंगे आर्थिक अनुशासन समिति की जो है कि जो अवस्था में 50 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक के बीच के हैं, यानी रिटायर्ड वर्ष से पहले और 50 वर्ष के बाद, वो व्यक्ति जो होंगे वो सभी व्यक्ति आर्थिक व्यवस्था के जिम्मेदार होंगे और 60 वर्ष के सबसे अधिक नजदीक के 3 व्यक्तियों से मिलकर आर्थिक अनुशासन समिति बनेगी। जो रिटायर होने के आसपास रहेंगे वह 3 व्यक्ति आर्थिक अनुशासन समिति के जिम्मेदार रहेंगे और समिति स्वयं अपनी पद धारण कर सकती है या पूर्व समितियों द्वारा प्राप्त कर सकती है। शासन समिति और प्रशासन समिति आर्थिक अनुशासन समिति के तीनों व्यक्तियों को उनका पद व गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे और पद प्रदान करेंगे। पद प्राप्त करके आर्थिक अनुशासन समिति निषाद समाज को लोगों द्वारा की जा रही आर्थिक विकास और उन्नयन के प्रति अपनी पैनी निगाह रखेंगे और आर्थिक आय व्यय के तरीकों की जांच, पूछताछ और अनावश्यक गलत व्यय पर आदेश निर्देश दे सकेंगे तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में रत निषाद समाज के लोगों की आर्थिक विकास के प्रतिष्ठान की निरीक्षण, परीक्षण और जांच कर सकेंगे तथा उनके हेड यदि निषाद समाज से हैं तो उन्हें बुला सकेंगे तथा आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगे। यहाँ इस व्यवस्था को करने का मेरा मेन रीजन ये था सर कि निषाद समाज नाम से तमाम कंपनियां बनी हैं और चूंकि लोग कंपनी बनाए हैं आर्थिक जैसे लेन देन की, तो आर्थिक लेन देन की कंपनियां बनाए हैं जिसमें माइक्रो फाइनेंस भी है और छोटी कंपनियां भी हैं जो पैसे का लेन देन करती हैं। लेकिन होता क्या है कि ये कंपनियां पहले तो चली जाती हैं दूसरे क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र से वर्क करके अपने क्षेत्र में आकर के डूब जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में उनका जो है कि प्रचार प्रसार उनको जो है कि बाहर जो लोग नहीं जान पाते, लेकिन स्थानीय लोगों की जानकारी में वो रहता है और समाज का उससे जो है कि थोड़ा सा हरास होता है कि ऐसे हमारे समाज के लोग आए और जैसे कभी हुआ कि हम लोग अगर गए कि नहीं भाई आर्थिक उन्नयन का हम लोगों को कार्य करना है, तो लोग सीधे कहते हैं चलिए चलिए जो है कि फलाने आपके ही समाज के थे, आए और समाज को इतना लूट कर चले गए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने इस व्यवस्था को दिया है कि हमारे जो आर्थिक अनुशासन समिति की जो इस समय वर्तमान कंपनियां चल रही हैं या जो चलेंगी या अन्य जैसे दुकान भी चल रहे हैं समाज के या इसी
में पावर है कि वह जैसे जो व्यक्ति शराब पी कर के अपना अनुशासन की हीनता कर रहा है, परिवार का नुकसान कर रहा है, तो शराब पी कर के परिवार के नुकसान करने वालों को भी यह समिति नोटिस दे सकती है और उन पर अपनी निगाह रख सकती है। ऐसा पावर इसमें दिया गया है। अब इसके बाद आती है हमारे पॉइंट जो है कि राजनीतिक अनुशासन समिति। यहाँ पे हमने अपने जो है कि राजनीतिक अनुशासन समिति को भी हमने व्यवस्थित कर दिया है कि राजनीतिक अनुशासन जो हमारे अन्य पार्टियां हैं वर्तमान में, और जितनी पार्टियां हैं समाज में, तमाम लोग पार्टी बनाए हैं और पार्टी बन रहे हैं और लोग संगठन बना रहे हैं। तो यहाँ पे यह जो हमारी अनुशासन समिति होगी, राजनीतिक अनुशासन समिति, राजनीतिक पार्टी बनाने वालों को कंट्रोल करने का पावर वो प्राप्त करती है इस धारा से। और इसमें कौन से लोग हैं इस पर हम आगे जो है बता दे रहे हैं आपको कि राजनीतिक अनुशासन समिति अवस्था में 26 वर्ष से 50 वर्ष के व्यक्ति राजनीतिक भागीदार एवं जिम्मेदार होंगे, और 50 वर्ष से सबसे नजदीक के उम्र के 3 व्यक्तियों को मिलाकर राजनीतिक अनुशासन समिति होगी। समिति स्वयं अपनी पद धारण कर सकती है या पूर्व समितियों द्वारा प्राप्त कर सकती है। शासन समिति और प्रशासन समिति राजनीतिक अनुशासन समिति के तीनों व्यक्तियों को उनके पद व गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे और पद प्रदान करेंगे। पद प्राप्त करके राजनीतिक अनुशासन समिति निषाद समाज के लोगों द्वारा राजनीति के गतिविधियों की जांच, पूछताछ और अनावश्यक गलत राजनीति पर आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगे तथा निषाद समाज की जात उपजात के राजनीतिक दलों, संगठनों के संस्थापकों, संचालकों अथवा उनके सुपीरियर व्यक्ति जो समाज के हों तो उन्हें बुला सकेंगे, उन्हें नोटिस दे सकेंगे और राजनीतिक आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगे। यहाँ यह धारा डायरेक्ट जो है कि पूरा का पूरा पावर राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो हमारे समाज की राजनीतिक संगठन जो चल रही हैं, उनकी गतिविधियों के लिए आदेश निर्देश दे सकते हैं। रह गई बात कि उनको बंद करने का तो आदेश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उनको यह आदेश निर्देश दिया जा सकता है कि आप कैसे, चूंकि बंद करने का भी आदेश हम दे सकते हैं, समाज दे सकता है। जहां समाज की पूरी जो है कि लोगों की पूरी राय हो कि नहीं, इस पार्टी को, इस संगठन को बंद कर दिया जाना चाहिए, यह बिना मतलब का चल रहे हैं, इनके पास कोई जो है कि जनाधार नहीं है, इनके पास कोई अच्छी रणनीति नहीं है, कोई अच्छी सोच नहीं है, तो अगर समाज के लोग उस पर जो है कि अधिक से अधिक उस पर आक्षेप करते हैं तो उनको रोकने का आदेश हम लोग कर सकेंगे। लेकिन अगर ऐसे समाज से लोगों का उस पर आक्षेप नहीं आता है तो हमें उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी राजनीतिक गतिविधियां जो हमारी, जैसे अब हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं हो रही है, तो राजनीतिक भागीदारी न होने के लिए जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं, इसी धारा के आधार पर हम सभी राजनीतिक पार्टियों को निषाद समाज बुलाएगी और बुला करके सभी राजनीतिक पार्टियों से यह चर्चा करेगी, बात करेगी कि आप कब हमारी राजनीतिक परिस्थिति को मजबूत कर देंगे, मजबूती कब आप प्रदान करेंगे। तो इसी धारा से हम लोग उस पर जो है कि लोगों को बुला करके और इस पर चर्चा कर सकते हैं और उन लोगों से यह राय ले सकते हैं कि कब आप राजनीतिक स्थिति को मजबूत करेंगे। तो निश्चित है कि वो हमसे बात करेंगे। अगर वो बात नहीं करते हैं तब उनको समाज से जो है कि निष्कृत कर दिया जाएगा कि ये जो है कि समाज के प्रति ये कार्य करने के लिए नहीं है। तो उसके बाद समाज के लोग ऑलरेडी उसको जो है कि टेकअप नहीं करेंगे और फिर वो धीरे धीरे अपने आप धराशायी हो जाएंगे, जैसी मेरी जो है कि ये अनुशंसा है। आगे है शैक्षिक अनुशासन समिति। 26 वर्ष तक की आयु के युवा शैक्षिक व्यवस्था के भागीदार और जिम्मेदार होंगे तथा अध्ययनरत 26 वर्ष के आयु के सबसे नजदीक के 3 युवाओं से मिलकर शैक्षिक अनुशासन समिति बनेगी। समिति स्वयं अपनी पद धारण कर सकती है या पूर्व समितियों द्वारा प्राप्त कर सकती है। शासन समिति और प्रशासन समिति शैक्षिक अनुशासन समिति के तीनों युवाओं को उनके पद व गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे और पद प्रदान करेंगे। पद प्राप्त करके शैक्षिक अनुशासन समिति निषाद समाज के अध्ययनरत छात्रों तथा निषाद समाज के शिक्षा व्यवस्था पर आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगे तथा शिक्षा व्यवस्था देने में रत निषाद समाज के लोगों की निरीक्षण, परीक्षण, जांच कर सकेंगे तथा उन्हें आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगे। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की जहाँ बात आती है कि हम शैक्षिक अनुशासन समिति को ये पावर दिए हैं जो 26 वर्ष के जो है कि बच्चे हैं। चूंकि हमने ये देखा है कि 26 तक ही केवल मानसिक विकास जो है कि अच्छे ढंग से होता है,
उसके बाद जो 26 वर्ष तक जो अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लिया, या अच्छी बुरी जो चीज़ें जो है कि 26 वर्ष तक जो ग्रहण किया है वही उसके लाइफ टाइम तक चलता है। उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल कर पाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो गतिविधियां 26 वर्ष तक आदमी का हो चुका है और वो गतिविधियां उसके लास्ट तक बनी नहीं बदलते। तो ये 26 के पहले वाली है। 26 के बीच में अगर जो बच्चे अपना परिवर्तन कर लिए, या जो व्यक्ति अपना परिवर्तन कर लिया और अपने आप को कंट्रोलिंग पावर रख लिया, तो निश्चित है कि वो आगे जाकर के अपना कंट्रोलिंग पावर रख लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम केवल 26 तक के रखे हैं। हालांकि 32-50 तक पढ़ते हैं लोग, 40-48 तक लोग पढ़ते हैं, लेकिन 26 तक ही हमने इसलिए किया है कि वो एकदम किशोर रहते हैं, किशोरावस्था में रहते हैं, और उनके पास पूरी समाज जैसे शिक्षा के लिए वो उसमें अध्ययनरत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उनको पूरा का पूरा मालूम रहता है। तो वो उस पर अच्छा खासा हमको समाज को, और इसका एक हमको बेनिफिट और भी मिलेगा कि अपने समाज का जो, जैसे ये छात्र संगठन है, तो छात्र संगठन का भी नियर अबाउट यही हमारा काम करेगा, ये शैक्षिक अनुशासन समिति। हमको उसमें छात्र संगठन अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी यही शैक्षिक अनुशासन समिति पूरे छात्र संगठन को कवर कर लेगी, शैक्षिक अनुशासन समिति। तो ऐसी स्थिति में हम जो छात्र की राजनीतिक जो है कि छात्र स्थिति की जो राजनीतिक होती है आपके महाविद्यालय में और डिग्री कॉलेज में इत्यादि में, तो उस पर भी, और जो नए बच्चों को निकालने की बात आती है कि राजनीति में भागीदारी हो, तो ऐसे बच्चे भी हमारे वहीं से निकलेंगे, और ये हमारे छात्र जो है कि शासन, ये शैक्षिक अनुशासन समिति से वो बच्चे आ जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। एक और अनुशासन समिति हमारी है, निषाद समाज अनुशासन समिति। अब ये निषाद समाज जो अनुशासन समिति है, ये आगे सामाजिक अनुशासन समिति थी, और ये जो है कि निषाद समाज अनुशासन समिति है, ये उपरोक्त 5 अनुशासन समितियों के प्रमुख को मिलाकर निषाद समाज अनुशासन समिति बनेगी। जो 5 के 5 अनुशासन समिति के अध्यक्ष जो होंगे, जैसे सामाजिक अनुशासन समिति, शैक्षिक अनुशासन, आर्थिक अनुशासन समिति, शैक्षिक अनुशासन समिति और सांस्कृतिक अनुशासन समिति। सॉरी, एक छूट गया सर, शैक्षिक के बाद एक पॉइंट छूट गया, सांस्कृतिक अनुशासन समिति, सॉरी। सांस्कृतिक अनुशासन समिति महिलाएं सांस्कृतिक आयोजन की जिम्मेदार एवं व्यवस्थापक होंगी। उम्र में सबसे सीनियर व 60 वर्ष के सबसे नज़दीक और 50 वर्ष के सबसे नज़दीक की 3 महिलाओं से मिलकर सांस्कृतिक अनुशासन समिति बनेगी। समिति स्वयं अपनी पद धारण कर सकती है या पूर्व समितियों द्वारा प्राप्त कर सकती है। शासन समिति और प्रशासन समिति शैक्षिक अनुशासन समिति के तीनों महिलाओं, ये सांस्कृतिक अनुशासन समिति के तीनों महिलाओं को उनके पद व गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे और पद प्रदान करेंगे। पद प्राप्त करके सांस्कृतिक अनुशासन समिति निषाद समाज के सांस्कृतिक आयोजन, प्रयोजन व उनकी व्यवस्था पर आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगी तथा सांस्कृतिक व्यवस्था देने में रत निषाद समाज के लोगों की निरीक्षण, परीक्षण, जांच कर सकेंगी तथा उन्हें आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगी। ये हमारी सांस्कृतिक जो व्यवस्था होगी वह पूरी की पूरी महिलाओं के हैंड में दिया गया है। सांस्कृतिक अनुशासन समिति बनाने का पूरी की पूरी जिम्मेदारी, और उसमें 60 वर्ष से ऊपर की एक महिला, 50 से 60 वर्ष की एक महिला और 50 वर्ष के नज़दीक की एकदम जो है कि एक महिला, 3 महिलाओं को लेकर के उसमें जो है कि वो सांस्कृतिक अनुशासन समिति की जिम्मेदारी दी गई है। और वो सांस्कृतिक अनुशासन समिति हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों की जिम्मेदार होंगी, और सांस्कृतिक गतिविधियाँ जहाँ भी कहीं करना है तो यही हमारी महिलाएं ही उस सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन, प्रयोजन का आदेश निर्देश देंगी, और वो उसको देखती रहेंगी, उसका निरीक्षण भी करेंगी। तो ये जो 5 की 5 हमारी अनुशासन समितियां हैं, उन 5 अनुशासन समितियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक, ये 5 अनुशासन समितियों के अध्यक्ष जो होंगे उनको मिलाकर के निषाद समाज अनुशासन समिति बनेगा, उन 5 के 5 लोगों को। और ये जो हमारी निषाद समाज अनुशासन समिति है, इसको पावर है कि निषाद समाज अनुशासन समिति को उपरोक्त 5 अनुशासन समितियों के आदेश निर्देश के पुनर्विलोकन का अधिकार होगा तथा निषाद समाज अनुशासन समिति सुओ मोटो किसी भी विषय पर किसी के भी अनुशासनहीनता पर कार्रवाई कर सकेंगे।
जिस अनुशासन समिति के जिस आदेश से व्यथित हैं उस आदेश देने वाले बेंच के समक्ष अपनी बात रखेंगे और अस्वीकृत करने की दशा में उसी बेंच के समक्ष अपील का आवेदन करेंगे और अपील का आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ अपीली अधिकरण को प्रेषित करेंगे। यहाँ पे जो अनुशासन समिति, जो हमारी सामाजिक अनुशासन समिति है, जैसे प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक, ये पांचों जो अध्यक्ष हैं इनको मिलाकर के हमारे निषाद समाज अनुशासन समिति बनेगी। और यह अनुशासन समिति सुओ मोटो किसी को भी, वो चाहे तो अभी जैसे हमारे गांव के जो 5 के 5 अनुशासन समितियां बन जाएं और 5 के 5 अनुशासन समितियां वो जब चाहें तब हमारे ऊपर या जो भी अनुशासनहीनता कर रहा है उसको सुओ मोटो नोटिस वो भेज सकते हैं। इतना पावर उनको दिया गया है और उनको इतना पावर दिया गया है कि वो पूरा का पूरा सुओ मोटो जो है कि आदेश निर्देश दे सकते हैं। तो ये हमारी पांचों अनुशासन समितियां हैं। अब एक और जो है कि उसमें एक पॉइंट ये है कि जैसे अनुशासनहीनता कोई कार्रवाई सुओ मोटो कर रहे हैं अनुशासन समिति, तो उससे जो कोई व्यथित है तो आदेश देने वाले बेंच के समक्ष अपनी बात पहले रखेंगे। अगर वो उसको अस्वीकृत कर देते हैं तो अस्वीकृत करने पर अपीली अधिकरण, और चूंकि उनसे वो अनुशंसा लेना पड़ेगा कि आप वो लिख कर देंगे कि आप इसके खिलाफ कहीं अपील में भी जा सकते हैं। अनुशासन समिति जो होगी वह लिख सकते हैं, वो लिखेगा कि आप इसके खिलाफ आप कहीं अपील में जा सकते हैं। तो ऐसी अनुशंसा प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई जो है अनुशासन समिति ने की है, वह उसको ऊपर अपने जिस अनुशासन समिति ने वो किया है जिस स्तर की, उसके ऊपर वाले स्तर में वो जो है कि अपना बात रख सकते हैं कि सर हमारे जो है कि खिलाफ इन्होंने ऐसा जो है कि अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है, जबकि यह मैं समझता हूँ कि यह मेरी अनुशासनहीनता नहीं है। तो वह उस चीज को ये किस बारे में बात हो रही है? वह उस चीज को देखेगी और देख करके इस पर अपना जो है कि वो निर्णय दे सकेगी। अब इस पे आगे जो है कि देखिए एक पॉइंट बड़े मजबूत पॉइंट है जो हमारे न्यायालयों ने आज तक नहीं कर सका है, इसको भी यहाँ देने का प्रयास किया गया है कि अनुशासन समिति के आदेश निर्देश की अपील। वही पॉइंट है कि निम्न स्तर की अनुशासन समिति के आदेश निर्देश से व्यथित व्यक्ति अपीली आवेदन और अनुशासन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर उच्च अनुशासन समिति अपने निम्न अनुशासन समिति के आदेश निर्देश का परीक्षण कर सकेंगे कि वास्तव में अनुशासनहीनता अंतर्वर्लित रहा या नहीं तथा उचित आदेश निर्देश जारी किए गए हैं अथवा नहीं। ऐसी अपील सुनवाई करने वाले ऐसे प्रश्नगत आदेश निर्देश को उलट सकेंगे और आदेश निर्देश की कठोरता में ढील दे सकेंगे अथवा बढ़ा सकेंगे। जिस किसी भी अनुशासन समिति के आदेश निर्देश को अनियमित होना पाते हुए निरस्त या कठोरता कम की जाती है तो उक्त अनुशासन समिति को उक्त का सूचना दिया जाएगा और उक्त अनुशासन समिति की ऐसे आदेश निर्देश करने की स्थिति परिस्थिति को जानने पर विचार किए जाने के बाद ही उक्त अपील का आदेश निर्देश सार्वजनिक किया जाएगा। ऐसे 3 अनुशासन आदेश निर्देश के उल्टे जाने या कठोरता कम किए जाने पर ऐसी प्रश्नगत समिति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। यहाँ पे अनुशासन समिति के ऊपर भी बाउंडेशन है कि अनुशासन समिति जितनी भी कार्य कर रही है उसको भी अपने आप में एकदम जो है कि वेल होना पड़ेगा कि एकदम सही वह देख करके करेंगे। अगर 3 जो है कि अनुशासनहीनता का उन्होंने 3 जो है कि आदेश कर दिया और जिसको उच्च कार्यकारिणी उच्च अनुशासन समिति ने निरस्त किया है या उनके अनुशासन की जो उन्होंने सीमा बढ़ाई है कि अनुशासन ये रखना है, इतने तक रखना है, इतने जो पावर दिए है उसको कम अगर किया जाता है तो उन 3 जो है कि 3 जहां अनुशासन समितियां का उनके पास जो है कि आक्षेप आ गया कि आपका अनुशासन समिति ने गलत जो है कि निर्णय दिया है, तब वहां पे आपको हटाया जा सकता है और तब उनको जो है कि पद त्यागना पड़ेगा अनुशासन समिति को। ऐसी यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। यही टोटल
ये जो है कि हमारे पूरी अनुशासन समितियों का था। इसके बाद हमारी आती है प्रशासन समिति, प्रशासन अनुभाग। तो हम चाहेंगे कि आज केवल हम इसी पर चर्चा हो जाए, और जो आगे होगा फिर देखा जाएगा। तो इस पर चर्चा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है सर। तो अब हम चलेंगे डायरेक्ट जो है कि भूपेंद्र सर के पास। भूपेंद्र सर। जी। हाँ सर, इस पर अपनी जो भी टिप्पणी हो, थोड़ा बहुत जो हम जो है कि चूँकि हम हमेशा यही कहते हैं, धरती वीरों से खाली नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि हमारी आँख हर जगह पहुँचती ही हो। तो ऐसी स्थिति में राय आवश्यक है, और उस पर टीका टिप्पणी भी आवश्यक है। कुछ भूल भी सकता है, तो आप इस पर जो है बताइए कि आगे, चूँकि इसीलिए हम सबको भेज दिए थे पूरा का पूरा। जी जी बताइए। नहीं, आप जो कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर आप जो कर रहे हैं और उसका रिटर्न आप कर रहे हैं, वो लिखित में आपका सारा चीज़ है। तो लिखित में जो चीज़ें होती हैं, जब वो ज़मीन पर कानूनी जामा उनको पहनाया जाता है और जब उनका उपयोग या प्रयोग किया जाता है, तो आपको मालूम है कि जैसे कोई भी संविधान, कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, उसको परिभाषित करने के लिए कोर्टें होती हैं, ठीक है। तो परिभाषित करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कोर्टों को पावर दी जाती है कि भाई ठीक है, आप कानून बना दीजिए, सारी चीज़ बना दीजिए, लेकिन वो कानून कहाँ फिट बैठेगा और कहाँ लागू होगा और कहाँ अवैध होगा, कहाँ वैध होगा, ये डिसीजन जो है वो कोर्ट करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि कोर्टें जो हैं वो हर चीज़ को डिफाइन करेंगी। इसलिए पार्लियामेंट से जो भी कानून पास होते हैं वो निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है। लोग कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाए मामला, सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे और उस पर मुहर लगा दे कि नहीं, कानून जो बना है वो ठीक है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसी तरह से आपने जो रिटर्न किया है, ये सब जो रिटर्न आपकी कमेटियाँ हैं, रिटर्न आपका उपनियम है, बायलाज हैं, और जो उसके एक्ट हैं, जो प्रैक्टिकल होने हैं उसके, तो वो तो जब आप लागू करेंगे उनको समितियों पर, तो जो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे उन पर आप अनुशासन, जो भी आपने लिखा है उसके अनुसार आप कार्यवाही करेंगे, कराएंगे, या जो भी समितियों का जो अधिकार होगा वो करेगा। वो आपने ठीक लिखा है, अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो मकसद है, मैं जो समझ पाया हूँ, तो मकसद ये है कि जैसे समाज में राजनीतिक ढंग से, आर्थिक ढंग से और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों ढंग से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग चिन्हित कैसे करेंगे। तो चिन्हित करने के लिए भी आपने बताया है कि भाई ठीक है, हमारी समितियां हैं, वो तमाम तरीके से उनका जाके जगह जगह सर्वे करेंगी और उनकी रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट के आधार पर हम लोग उसको कार्यान्वयन करेंगे, उसको लागू करेंगे, और जो हमारी पावर शक्ति रहेगी उसके अनुसार हम समाज को जो है वो मदद पहुंचाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा एजेंडा रहा आपका, और इस समिति का मेन वो जो मकसद है वो ये सबसे बेहतरीन मकसद है। ये उसमें एक बढ़िया चीज़ ये आ गई है कि जैसे जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसको एजेंडा हम तय करेंगे कि वो किस एजेंडे पर वो राजनीतिक पार्टी काम करेगी। ये आपने जो लिखा है, जो कहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है, और हमको बहुत जमा हो, क्योंकि हमने उदाहरण देख लिया है। उदाहरण आपके सामने जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं, वो सरकारें के परोक्ष में एक हिडन एजेंडा चलाती हैं। पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों का जो एजेंडा सामने आता है उसके पीछे का एक हिडन एजेंडा होता है। वो हिडन एजेंडा ये होता है, मसलन मैं ले ले रहा हूँ, किसी को बुरा न लगे, आरएसएस एक संगठन है जो पूरे देश में
राजनैतिक एजेंडा गढ़ता है और दूसरे एजेंडे को वो प्रेषित करता है, प्रचारित प्रसारित करता है, और उसी पर उसकी राजनैतिक पार्टी जो बीजेपी है या उसकी सरकारें हैं उस पर वो अमल करती हैं और उस पर बहस करती हैं, वही एजेंडा वो लागू करवा ले जाती हैं। ठीक इसी तरीके से हम समझते हैं कि जो आपकी कमेटी है, जो आपके बायलाज हैं, जो ये संविधान समिति है, ये वही काम करेगी कि पॉलिटिकल पार्टियों को आप एजेंडा देंगे, वो समाज के हित में होगा। पॉलिटिकल पार्टियों को आप दिशा निर्देश देंगे जो समाज के हित में होगा। पॉलिटिकल पार्टियों को आप राजनीतिक एजेंडे के बाहर नहीं जाने देंगे, ये आपकी गारंटी है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता इस ड्राफ्ट में जो आपने तैयार किया है, और इसका मोटिव भी बहुत ही शानदार है। मैं इसकी प्रशंसा ही करूँगा। और बाकी चीज़ें नागर साहब ऐसा है कि जब कानून लागू होता है ना, तो कुछ उसके कानून के पहलू होते हैं जो फॉलो नहीं किए जाते हैं। जो फॉलो नहीं करता है उसको कानून के दायरे में ले लिया जाता है और ये कहा जाता है भाई आपने कानून का पालन नहीं किया, लिहाजा आप इस बाइलाज के अंदर, फला नियम के अंदर आप दोषी हैं। लिहाजा हम आपको जो भी हमारे उस अनुशासन समिति के जो अप्रूवल होंगे, जो अनुशंसाएं होंगी, वो हम लागू करेंगे और आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो आपने डाला है वो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, इस पर लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और समितियों का गठन जितनी तेज़ी से हो जाएगा वो उतनी तेज़ी से ही आपका ये ड्राफ्ट उतनी तेज़ी से ही काम में या अमल में लाया जा सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की और टिप्पणी की या यूँ कह लीजिए कि एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब वो चीज़ें लागू होती हैं तो अपने आप धीरे धीरे उसमें से संशोधन होते रहते हैं कि कहाँ खराबी है, कहाँ गड़बड़ी है, जब वो लागू होते हैं। तो अभी से हम क्या, या कोई भी आदमी मैं समझता हूँ कि क्या टिप्पणी कर सकता है कि अभी क्या होगा, उसमें क्या गड़बड़ी होगी, क्या जो लोग गड़बड़ करेंगे आपने लिख ही दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सब सारी चीज़ें अमल में लाने के बाद ही समझ में आएंगी लोगों के। ये इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी ड्राफ्टिंग है, इतने बड़े आप मेहनत के वो परिश्रम के वो प्रतिफल हम लोग मिल रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार सबको। ठीक है धन्यवाद सर। सर। चूँकि हम अधिवक्ता रह चुके हैं और लगभग आप भी हैं और तमाम गतिविधियां आपने देखा भी है। एक एक जो ड्राफ्टिंग की बात आती है लॉ में कि विधायिका ही लॉ बनाती है। अब विधायिका चाहे जो भी लॉ बना दे, न्यायपालिका उसका केवल निरीक्षण परीक्षण कर सकती है, उसको बदल नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में जो विधि बन जाती है, अब चूंकि विधि बनाने वाले वही होते हैं कि टाइपिस्ट को दे दिए, विधायिका टाइपिस्ट को दे देती है और टाइपिस्ट अपना ड्राफ्ट बना देते हैं और उसी को वो लोग जो है कि लेकर चले आते हैं। उनको केवल एक मोटिव रहता है। अब उनको ये नहीं पता होता है कि उसकी क्या जो है कि प्रभाव पड़ेगा। यहाँ हम लोग पूरा का पूरा प्रयास किए हैं और चूँकि उस गतिविधि में हैं तो ऐसी स्थिति में हम पूरा का पूरा प्रयास किए हैं कि कोई प्रॉब्लम न आए। फिर भी आ सकती है, ऐसी कोई वो नहीं है। अब हम चलेंगे राजेंद्र सर के पास, फिर नाविक सर को सुनेंगे। राजेंद्र सर। राजेंद्र सर। जी सर, आप अपनी बात रखिए सर। राजेंद्र सर, माइक ऑन है आपका? ऑन हो चुका है, आप अपनी बात रखिए। आवाज़ नहीं आ रही है सर। राजेंद्र सर, माइक ऑन है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, राजेंद्र सर की आवाज़ नहीं आ रही, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो विजय निषाद जुड़े हुए हैं, जौनपुर से ही हैं, और आपकी माइक चूँकि चालू थी, माइक हमने बंद कर दिया है। ठीक है,
तो माइक हमने बंद कर दिया, इसीलिए आपका जो है कि माइक आप टच करेंगे तभी कुछ होगा, लेकिन अभी आप ऐसे बंद रखिए माइक। फिर आपको अभी इनवाइट किया जाता है, तब आप उस पर जो है कि बात रखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं नाविक सर के पास। राजेंद्र सर, क्या आप तैयार हैं? जी अदर जी, जी। तो आप आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है, आप अपनी हेलो, बात रखिए। चलिए ठीक है, मोबाइल से लिया हूँगा। जी। लैपटॉप में कुछ हो गया दिक्कत, शायद जो भी कारण हो का। उन्हें सादर नमस्कार और जय निषाद राज। जय निशा। आदरणीय, आपका ये जो मेहनत है, यह जरूर ही समाज के लिए रंग लाएगी, ऐसा मेरा मानना हैगा। बस अब इन चीजों पे जो हमने यार आपके माध्यम से हम सभी समाज बंदों को मिल रही है, इसे क्रियान्वित कैसे हो, इस पर अब हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो निश्चित ही हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसमें एक बात मैं आप के इन्हीं विषयों के तहत कहना चाहूँगा कि अपने स्वामी ब्रजमोहन जी है, जो निषाद संस्कृति पे कार्य कर रहे हैं, और उनसे मेरी चर्चा भी कुछ हुई है, तो उसके लिए वो सहमत हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हम अपनी निषाद संस्कृति के लिए जो हम कार्यकर्ता तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ आप अपने हिसाब से बातचीत करके हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और जो हम चाह रहे हैं कि समाज हमारा एक नाम से एकजुट हो, तो उसकी दिशा में हम कुछ आगे कदम बढ़ा सकेंगे। तो निश्चित ही हम साथ साथ में कुछ कार्य भी समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उससे हमारी जो विस्मयता है वह समाज में बढ़ेगी, और उन्हें लगेगा कि ये केवल बातें नहीं, कुछ कार्य भी इस संगठन के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम से हो रहे हैं। तो ये चाहूँगा कि हम धीरे धीरे करके की ओर भी ध्यान लोगों का आकर्षित करें, और कुछ गतिविधियां ऐसी बनाएं जिससे कि समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाए। तो ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो आपका वाइलाज है वह तो मैं पहले से ही प्रभावित हूँ कि जो आपने इतनी से मशक्कत करके उसे डिजाइन किया हैगा, वह समाज को एक अच्छी दूरदर्शी सोच का नतीजा निकलेगा, और वह हमारे समाज के लिए जरूर हितकर होगा। ठीक है, चूंकि इतना हम संघर्ष कर रहे हैं और बना रहे हैं इन चीज़ों पे, और जब अनुशासन में बंधने की बात आती है तो उसमें समाज छिटकता हैगा। लेकिन यही हमारे लिए एक पॉजिटिव बात होगी कि जब हम समाज जितना छिटकेगा, तो उसमें जो लोग आएंगे वो स्वतः छन कर और निखर करके हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, और वही हमारे लिए एक बहुगामी जो हमारी सफलता होगी उसके लिए बहुत सुंदर कदम होगा। तो चलिए, मैं आपके इन संघर्ष की सराहना करते हुए यही आग्रह करूंगा कि हम गतिविधियों की तरफ भी थोड़ा सा प्लान करें, और अपनी गतिविधियों को भी जमीन पर उतारने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जो बीच में कार्य करने की बात है कि हम इसको गतिविधि में लाएं, तो मेरा ये जो है कि पूरा जब तक हम इसको पूरा कंप्लीट करके समाज के सामने नहीं उतारते हैं, तो बीच बीच में इसको रखना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। और आपके यहाँ ये बता दें कि हम आपके सरस्वती घाट पर 26 तारीख को पहुँच रहे हैं हम। तो प्रयाग, चूँकि बीच में एक रविवार केवल पड़ रहा है, तो हमारा यह कोशिश होगा कि आज कल में हम 2-1 दिन में इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसमें और कुछ शेष नहीं है। प्रशासनिक समिति चूँकि 1 वर्ष बाद बनेगी, प्रशासनिक समिति अभी बनाया जाना नहीं है। चूँकि प्रशासनिक अनुभाग वो जब तक हमारी संस्थाएं अच्छे ढंग से समाज चलने नहीं लगेगा तब तक, क्योंकि प्रशासनिक अनुभाग जब बनाएंगे तो प्रशासनिक लोगों को कार्य जो है कि उनको कुछ न कुछ प्रशासनिक जैसे व्यय देना पड़ेगा, जो भत्ता देना पड़ेगा। तो भत्ता देने की स्थिति में समाज जब तक 1-2 साल वर्क नहीं करेगी तब तक नहीं हो सकेगा। तो प्रशासनिक अनुभाग उस समय नहीं बनाई जाएगी अभी तो। लेकिन
उसको व्यवस्था तो देना ही पड़ेगा, वो पहले से दे दिया जाएगा लॉ में। अब उसके बाद बचती है हमारी केवल एक पॉइंट, एक और जो है कि धारा बचती है जिसको प्रकीर्ण जो है कि बोला जाता है, जो प्रक्रियात्मक होती है, बीच बीच में जो प्रक्रिया में आती है, वही केवल चैप्टर बचा हुआ है। उसको भी हम बना करके इन दोनों चैप्टर को, प्रशासनिक और प्रकीर्ण, चूँकि प्रशासनिक पे कोई चर्चा होनी नहीं है, इसलिए चर्चा नहीं होनी है कि वो 1 वर्ष बाद लागू होगा, तो 1 वर्ष बाद उस पर हम चर्चा करेंगे, बीच में जिसको आवश्यकता होगी वो चर्चा कर सकेंगे। अब उसके बाद बचता है हमारा प्रकीर्ण। तो प्रकीर्ण में जो प्रक्रियाएं हैं उसको जो है कि हम अगले चैप्टर में बना करके और 20 तारीख को से पहले ही उसको रख लेंगे, और आपके पास पहुंच रहे हैं हम 26 तारीख को। प्रयास मेरा होगा कि 26 तारीख को वहाँ पे ही आपके 27 तारीख वाली मीटिंग में, जो हम आपके सरस्वती घाट से जो है कि मीटिंग को डील करेंगे, और वहीं पर इसका प्रयास ये करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि वहीं से इसका विवेचन हो। और एक चीज़ आपकी कमेटी के लिए थी कि जबलपुर के लिए, कि जबलपुर की आप कमेटी जिला स्तर की उसको बनाइए। आप अपनी कमेटी को जिला स्तर का उसको जो है कि अमली जामा दीजिए, और जबलपुर का अमली जामा देते हुए आप अपनी कमेटी को एक जो है कि वहाँ पे आप छापा खाना, निषाद समाज का छापा खाना आप जो है कि डालिए प्रेस। जो आपकी कमेटी जो बनेगी जबलपुर की, वो निषाद समाज का एक छापा खाना या प्रेस जो है कि हो, और जिससे हमारे प्रेस के जितने भी कार्य हो निषाद समाज के, वो आपके जबलपुर के ही इस इकाई के द्वारा हो। क्योंकि हमें छपाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अपने समाज के बाइलाज हो गया, और उसके बाद अन्य कार्य हो गए, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था हो गई, और महिलाओं के लिए भी अभी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो उसमें सांस्कृतिक चीज़ें आती हैं, और उसके अलावा जितने हमारे समाज के लोग लेखक हैं और समाज पे एक एक चीज़ें दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हमको प्रकाशन में लाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि आपकी जो इकाई हो वो प्रकाशन जो है कि छापा खाना के लिए पूरा का पूरा प्रयास करें, और वहाँ से पूरा उसमें पैसा संकलित करके समाज से वो छापा खाना लगाए, जो आपकी कमेटी के लिए वो जो है कि आजीवन, जो आपकी कमेटी जो बनेगी वो उसकी आजीवन संप्रति होगी। 25% जो पिछले धारा में बताया गया था, पिछली बार शासन समिति के धारा में, कि 25% आपको जो है कि जबलपुर के लिए उसके लाभ में से देना पड़ेगा, 25% आपको समाज को देना पड़ेगा, और 25% उस व्यवस्था के लिए केवल रखना है, और 50% आपको अपने जो है कि जो उसमें पदाधिकारी उसमें रहेंगे लाइफ टाइम, उनको जो है कि, और वो व्यवस्था ये भी है कि आप उसको आगे आपके परिवार भी उसका लाभ ले सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ की कमेटी में जो है कि प्रेस जो है कि डालिए, और चूँकि 27 तारीख को हम ड्राफ्ट उतार देंगे समाज में, और दिसंबर में हो सकता है कि आपके जबलपुर से ही पहली कार्रवाई शुरू हो जाए। तो ड्राफ्ट को लेकर के, जैसे कुछ बच्चों ने कहा था कि जब हम समाज में उतरेंगे तो ड्राफ्ट, केवल ड्राफ्ट पे ही डायरेक्ट बात हो जाएगी, कि ड्राफ्ट अपने आप रहेगा प्रिंट, किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी पूरी चीज़ें हैं, और इसी के आधार पे हमको कार्य करना है। तो किसी को कोई किसी से बताना भी नहीं पड़ेगा कि नहीं कैसे करिए। हाँ, रह गई बात कि अगर नहीं समझ में आता है किसी को नए चीज़ों को, जैसे लॉ की भाषा और वर्किंग दोनों में अंतर होता है, तो वर्किंग नहीं समझ में आएगी तो हम ऑलरेडी चाहे जब भी चाहेंगे तो हम हमेशा आने वाले समय में हम निषाद बेला में मॉर्निंग में हमेशा खोल के रखेंगे, एक लिंक दे देंगे, जब भी ज़रूरत होगी हम मेज पे बैठे रहेंगे, कोई भी हमसे लिंक में जुड़ करके कहीं से भी वो बात कर सकेगा कि सर ये जो है कि जो धारा है इसको हम कैसे कार्यान्वित करें, तो उस पर हम उसको जो है कि बता सकेंगे। तो अब हम चलेंगे कि नाविक सर के पास। नाविक सर, आप अपनी बातों को रखिए। जी जी, बहुत अच्छा। बंदर सर ने उसमें तो पूरा अध्ययन करके और उस परिप्रेक्ष्य में जिस फील्ड में वो बन रहा है या लॉ के फील्ड में अध्ययन करते हुए बता ही दिया कि इसमें अभी कोई गुंजाइश की जरूरत नहीं है, सॉरी सुधार की गुंजाइश नहीं है, और भविष्य में तो कोई भी ड्राफ्ट हो सुधार की गुंजाइश रहती है। परिस्थितियां कैसी कैसी नई नई आती हैं जो अनपेक्षित कहें, जो हम कल्पना नहीं कर पाते हैं, जिनका अनुमान नहीं लगा पाते, तो वो हमेशा आती रहती हैं, उसके अनुसार संशोधन किया जाना और होता है। ऐसा इसमें कोई
विशेष बात नहीं होती कि संशोधन की बाद में क्यों जरूरत पड़ी, वो पड़ती है। आज तक हम कई उदाहरण दे सकते हैं, चाहे जितने कानून हो, चाहे संविधान हो, चाहे जो विधि हो, उसको हम देख रहे हैं और आप तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा कंसर्न जो बताया राजन कि एग्जीक्यूशन वाला ही बात, और साथ में आपने बताया कि हमारा ड्राफ्ट या जितना बनाना था हमें विधि, वो लगभग कंप्लीट है। अगली एक मीटिंग में जो एक अध्याय बचा है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत अच्छा है। और बाकी जो या उसको ड्राफ्ट को फिर पब्लिक के बीच में 1 साल बाद लाएं। सोर्सेस हमें ढूंढने पड़ेंगे कि हमारी बात लोगों तक या अपने समाज के लोगों तक कैसे पहुंचे, और माध्यम क्या हो पहुंचाने का, यानी जो पहुंचाए उसके पास कैसे अवेलेबल हो उस चीज़ को, वो बात कैसे अवेलेबल हो। तो एक सोर्स राजेंद्र जी ने बताया और बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे एक कहें कथावाचक हैं या समाज के चिंतक या समाज को उत्थान की तरफ प्रयास कर रहे हैं, जो परिपाटी है कथा के माध्यम से, और जो कह सकते हैं निषाद कथा, भागवत कथा, किसान कथा, किसान भागवत, इन सब के माध्यम से वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। ब्रजमोहन स्वामी जो वृंदावन के हैं, तो एक हमारे जो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं और अभी वर्तमान में तत्काल हमें वो साथी मिल सकते हैं जो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, उनसे हमें बैठ के या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन चर्चा जरूर करनी पड़ेगी, और मेरा अनुमान है कि वो सहमत होंगे, और अगर सहमत नहीं होंगे तो फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें पूर्णतः सहमत हो। तो बहुत ज़रूरत है कि अगर आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इसको पब्लिक के बीच में लाएं, तो 26-27 तक, 26 को जो आप पहुंच रहे हैं, तो एक इसका जो भी एक शॉर्ट में कहें या टाइप करा लें या प्रिंट निकाल लें, कम से कम 1-2 सेट, क्योंकि बाकी सब निकालने में कॉस्टली भी पड़ता है। और या जितना हो थोड़ा मुझे खुद भेजिएगा ड्राफ्ट में एक बार, जितना कंसाइज हो, तो मैं कहीं कोशिश करूँगा कि 1-2 प्रिंट मैं निकाल लूँ, तो कम से कम सैंपल के रूप में रहे उस दिन पढ़ने के लिए और लोगों को बताने के लिए। और जो इंटरेस्टेड होंगे फिर कहेंगे भी आप अपने साथ जिराक्स करा लीजिए या इसका सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए, अपने साथ प्रिंट कर लीजिए। ये करना तो है हम लोगों को और करना ही चाहिए। बात यही आ रही कि हमारे साथी यानी हमारा कारवां कैसे बढ़े, उस पर भी सोचना होगा। क्योंकि बेसिकली चूंकि हम 4 लोग ही हैं जो हम आपस में स्पष्टता बात कर सकते हैं कि जो हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि बाकी लोग इसमें जुड़ें, इस चीज़ को उस समय प्रक्रिया के समय भी शामिल हों। जब हम इस प्रक्रिया या मिला रहे हैं तो उस समय हमारे साथी कम सम्मिलित हो पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है या सोचने की बात है। तो जहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं या अगली मीटिंग तक जो हम अध्याय ला रहे हैं, उतना तक हम उसको प्रिंट कर लें या उसको कहें ड्राफ्टेड जो हो चुका है उसको कंसाइज कर लें या सॉफ्ट कॉपी में रख लें वो। और अच्छा है आपने बताया कि लगभग हमारा सब कंप्लीट है, जो पार्ट है उसको बाद में 1 साल बाद या कुछ निश्चित समय के बाद शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में जैसा मैंने हिंट किया था कि जो लखनऊ वाले सुनील केवट जी हैं और शायद आपसे भी बात हुई, तो वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बना है अभी वीर एकलव्य समाज उत्थान समिति, ऐसा कुछ ट्रस्ट का नाम है, तो उनके भी लोगों से या पदाधिकारियों से, कार्य जो प्रमुख लोग हैं उनसे बैठकर हम लोग चर्चा करें, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो करना पड़ेगा। तो हम आपस में समन्वय बनाएं, उनसे भी बात करें कि देखिए ये हमने बनाया है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की कमेटी में या एग्जीक्यूशन में आप हमारे साथ या हमारा साथ दें, और आपका जो काम है उसमें हम आप साथ देने को, यानी आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। और इस कोऑर्डिनेशन के लिए मेरे पास जो नाम आता है वही कहूँगा, सुनील केवट जी सबसे सही आदमी हैं मेरे अनुभव के अनुसार। उनसे बात की जाए और फिर उनको तैयार किया जाए, और कहीं चाहे तो ऑफलाइन या ऑनलाइन अलग से 5, 6, 10 लोग मिलने की बात करें या फिर ऑफलाइन मिलने की बात करें, तो फिर हम आगे और बढ़ सकते हैं। और आप आइए 26 तारीख को पहुँचिए यहाँ, 25 को पहुँचिए, आपका स्वागत है। और फिर 26-27 का जैसा भी आपका एक उद्देश्य है उस अनुसार प्रयास रहेगा कि भाई हम उसको वहाँ जैसा आप चाहते हैं तो वहाँ पर पब्लिक के बीच में बताएं। लेकिन बात यही आती है कि अभी लोग वहाँ कितना इकट्ठा होंगे, क्या होंगे,
ये थोड़ा सा मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा भाग दौड़ में रहता हूँ। इतना ही है, और बाकी मेरी समझ से तो अभी और इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, न संशोधन की गुंजाइश है। एग्जीक्यूशन पर व्यावहारिक तरीके से हम कैसे आगे बढ़ें, उस पर जरूर हमको ध्यान देना है। जैसे फिर रिपीट कर दूंगा, ब्रजमोहन स्वामी जी का नाम राजेंद्र जी ने बताया, बहुत अच्छा माध्यम होगा। सुनील केवट जी हैं जो कोऑर्डिनेशन के लिए हम बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी टीम अच्छी तैयार हो रही है, ऐसी उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। ये चीज़ हम उनसे बात करें तो वहाँ से भी लाइक माइंडेड आदमी, लाइक माइंडेड के हमारे एक प्लेटफॉर्म हो जाए, मिला जुला प्लेटफॉर्म, लाइक माइंडेड न कहें, क्योंकि कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाए, कॉमन प्रोग्राम बन जाए, उनके साथ भी हम काम करें। ये मेरा सुझाव और क्या कहते हैं आग्रह है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जी सर, चूँकि जो वीर एकलव्य समाजोत्थान सरकारी कर्मचारी संघ जो है, उसके जो उसके जो हेड हैं जोगिंदर जी, तो जोगिंदर जी से आज उनसे बात होगी, क्योंकि कल का सुनील जी ने कल उनसे समय लिया था और उन्होंने आज के लिए कहा है कि ठीक है, कल रविवार को जब हम खाली रहेंगे तब वो हमसे बात करेंगे। नंबर उन्होंने हमारा उनको भेज दिया है और उनसे उन्होंने बात भी कर लिया है। वो बात करने के लिए आज शाम को सुनील जी ने हमसे कहा था कि कल रविवार को वो हमसे बात करेंगे जोगिंदर जी, तो उस पर भी हम लोगों की चर्चा हो जाएगी। और उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि वो एक लिस्ट बना रहे हैं जोगिंदर जी, कि जितने भी कर्मचारी हैं वो कर्मचारियों की एक लिस्ट जारी कर रहे हैं, वो निषाद समाज ट्रस्ट को भेजने वाले हैं और पूरे समाज को प्रमोट करने वाले हैं कि जो भी कर्मचारियों से आवश्यक चीज़ें हैं, जो सहयोग है, वह लोग देने के लिए तैयार हैं और उस पर वो जो है कि व्यवस्था देने के लिए जल्दी ही भेजेंगे। तो हो सकता है कि उसको तैयार करने में उनको समय लग रहा हो, तो उस पर भी हम लोग कर लेंगे। और रह गई बात कि आपने एक चीज़ थोड़ा सा आशंका जताई कि वहाँ कितने लोग जुटेंगे। वहाँ हमें सरस्वती घाट पे लागू करते वक्त लोगों को जुटने की आवश्यकता से नहीं है। वहाँ लोग जुटे या न जुटे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। फिर भी वहाँ हम 2-1 लोगों का जो नंबर लिए हैं हम बीच में बात करेंगे। 20 तारीख को हम कंप्लीट करने के बाद, जो अगले रविवार है, उसको कंप्लीट करने के बाद तब हम उस पर आगे रणनीति करेंगे। हो सकता है कि अगर न तैयार हो तब तो हम ऐसी स्थिति में नहीं बोल पाएंगे। 26-27 को जरूरी नहीं है कि 26-27 को हम कर ही लें। अगर हाँ 20 को कंप्लीट हो जाती है तब फिर वहीं, और रह गई बात कि उसमें तब एक थोड़ा सा हमें रणनीति अपनाएंगे कि एक सप्ताह पूरा का पूरा केवल कि हमारा निषाद समाज पर्सनल लॉ 27 तारीख को ऑनलाइन किया जा रहा है। 27 तारीख को ये जो है कि एक हुआ जो है कि स्पीडी डाला जाएगा और निश्चित है कि जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया से उसका प्रभाव पड़ेगा। और 27 तारीख को जब हम वहाँ से उसको रिलीज करेंगे तो वो ऑनलाइन मीटिंग में ही रिलीज करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग में रिलीज करेंगे। हो सकता है कि 2-1 जो ड्राफ्ट सॉफ्ट कापी हो तो सॉफ्ट कापी का विमोचन भी ऑनलाइन ही दिखा करके कर लिया जाएगा वो वहाँ से। और वहाँ आप तो रहेंगे ही, आपके माध्यम से होगा। और कोई बहुत जो है कि चूँकि हम लोग उस दिन दोनों लोग साथ में ही रहेंगे, हो सकता है राजेंद्र सर भी वहीं रहें, तो ऑनलाइन जो अदर दूर के लोग रहेंगे वो जो है कि साथ रहेंगे ही, उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उससे एकदम निश्चिंत रहिए। और रह गई बात की लागू करने की, तो लागू उसके बाद जब हमारी 12 महीने का कार्यक्रम जो निर्धारित है अगले वर्ष का 25 में 12 महीने का जो कार्यक्रम निर्धारित है, तो उसका पहले कार्यक्रम, फर्स्ट कार्यक्रम हो सकता है आपके जबलपुर में हो या बिहार में हो, तो उसकी तैयारी भी हो सकता है 25-26 को हम लोग जो है कि वहीं पे कर लें कि अब ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर अभी 2 माह है इस वर्ष का 24 का, तो 24 के 2 माह को में हम पूरी तैयारी करके और उसको एक एक क्षेत्र, जो हमारे 12 क्षेत्र हमने भारत का क्लियर किया है, तो 12 क्षेत्र में हम लगभग उसको उतारने में सफल हो जाएंगे। तो जो 12 महीने तो हमको लगेंगे ही, तो 2 महीने हमको अभी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इन 2 महीनों में भी हम पूरी तैयारी करने का प्रयास करेंगे कि तैयारी हम लोग कर लें। तो और सर किसी को कुछ इंक्रीज करना है? नहीं तो वैसे तो हम लोगों का जो है कि 1 घंटा से ज़्यादा समय तो हो ही चुका है, जैसा आदेश करें सर। जी नाविक सर, भूपेंद्र सर। नहीं, सही है। अगर आपका डेट डिसाइड हो जाता है जी इसका जो लॉन्च करने का, कि हम इस पर्टिकुलर डेट, तो थोड़ा 3-4 दिन पहले हम बताएंगे, तो कम से कम अपना 1-2
एक आध पेपर हैं अपने सागर से निकलते हैं, जी जी अपने साथी हैं काशीराम रैकवार जी, जी तो उनसे आग्रह करेंगे कि उसमें वो समाचार जरूर निकाल देंगे, तो वो जानकारी हो जाएगी। जी। अगर यहाँ हो सकेगा तो हमारे साथियों को सहयोग मिलता है तो यहाँ लोकल न्यूज़पेपर में कोशिश करेंगे। 20 तारीख बशर्ते तक मुझे क्लियर हो साथ जाएगा चाहिए। सर। 20 तारीख को जी, क्लियर हो जाएगा कि हर एक हालत में 20 को अगर क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दुराय नहीं। और तो एक पब्लिसिटी और उसके साथ साथ अगर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जी उनमें हम भी भेजते रहें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जी तो कहें कि वर्चुअली उद्घाटन या जो भी कहें वर्चुअली समापन की बात कहें, तो उससे हम वर्चुअली कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन जितने लोग रहेंगे तो ठीक है, नहीं वर्चुअली वहाँ से हो जाए। जी ठीक है सर। जी, ठीक है सर, तो फिर अब आज की मीटिंग यही समाप्त की जाए। हम लोग काफ़ी समय से हैं, 1 घंटा तो ऑलरेडी हो ही गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो और आज के चैप्टर पर भी हम लोग पूरा चर्चा कर चुके हैं सर। किसी को और कुछ सर, राजेंद्र सर आपको कुछ ऐड करना है? भूपेंद्र सर अगर कुछ ऐड करना हो या और कुछ हो तो बताइए, और नहीं तो फिर आज का समय यहीं मीटिंग समाप्त किया जाए। फिर अगले रविवार को मिलते हैं या मंगलवार को पहले मिलते हैं। इस बार मंगलवार का क्या विषय है सर? मंगलवार का माइक ऑफ है सर। इस बार हाँ, मंगलवार का विषय में सर, मंगलवार का विषय शायद मैं भूपेंद्र सर को भेजा हूँ, आपको भेजा हूँ, नहीं भेजा नहीं, अभी भेज देता हूँ। जी जी और लिंक जो है नई रहेगी, ध्यान दीजिएगा, जी। लिंक की जानकारी है कि नहीं क्योंकि है इस दूसरे बार? साथी के माध्यम से लिंक, हाँ 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 हाँ, हाँ तो उसी में विषय होगा। मैं एक बार फिर से आपको भेज देता हूँ। अभी फिलहाल समाज की एकता को लेकर ही है, कुछ नया उस प्रकार टॉपिक नहीं है उसमें। यही कि किसी भी समाज के उत्थान और सशक्त और विकसित करने में उस समाज के शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक रूप से सशक्त लोगों का या सक्षम लोगों का की योगदान की भूमिका, जी यानी हमारे जो समाज में, किसी भी समाज में कुछ पर्टिकुलरली हमने सभी समाज को उसमें सम्मानित किया है, न केवल निषाद समाज को। लेकिन हमारे जो साथी उपस्थित हैं उनसे बात करनी है कि किसी पर्टिकुलर वर्ग के कह लें, निषाद कह लें, यादव कह लें, ब्राह्मण कह लें, क्षत्रिय कह लें, कोई भी समाज हो, तो उसमें हमने 4 वर्ग बनाए। जो लोग हैं अपने अनुसार वर्ग, तो वर्ग बहुत बन सकते हैं कि शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से जी जो सशक्त हैं या सक्षम हैं, वो अगर अपने समाज के हित में कुछ काम करते हैं, योगदान देते हैं, तो उस समाज का विकास और सशक्तिकरण कैसे होता है, और अगर वैस उस पर्टिकुलर समाज के लोगों, ऐसे लोगों का सहयोग या योगदान नहीं रहता, तो उस समाज की क्या स्थिति होती है, इस पर हम चर्चा करने की बात करेंगे। तो फोकस करेंगे हम लोग कि एग्जाम्पल्स देंगे या कुछ जो हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, कैसे पर्टिकुलर समूह आगे बढ़ रहा है, पर्टिकुलर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, सार्थक यानी सकारात्मक बात करते हुए। तो वैसे ही अगर हमारे समाज के लोग जो इस प्रकार से सक्षम हैं, वो जिस दिन हमारे साथ आने लगेंगे, हमारे समाज के लिए काम करने लगेंगे, जो सभी लोगों के लिए जो अक्षम है या कमजोर लोग हैं उनके हित को ध्यान रखते हुए, तो हम कितना विकसित कर सकते हैं, अपने समाज को सशक्त कर सकते हैं। फिर दूसरा पार्ट रहेगा, अभी मतलब इस मीटिंग में रखेंगे, अगली मीटिंग में रखेंगे कि आखिर जो ऐसे वर्ग में नहीं आते हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, जैसे शैक्षिक, वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसके बाद जो बचते हैं, हमारे गरीब बचते हैं, किसान मजदूर बचते हैं, अशिक्षित बचते हैं, बेरोजगार बचते हैं, तो उनको हम अपने साथ कैसे जोड़ें, अगला विषय ये रखें। लेकिन अभी इस मीटिंग पे हमें उसको ओवर जंपिंग नहीं करना है, केवल यहीं पर सीमित रखना है कि जो ये वर्ग है, 4-5 वर्ग है जिसको हम संपन्न मानते हैं, सक्षम मानते हैं, वो अगर अपने समाज के लिए योगदान देने लगते हैं, जिस स्तर पर हैं, वैचारिक है तो वैचारिक, आर्थिक है तो आर्थिक, शैक्षिक है तो शैक्षिक, राजनीतिक है तो राजनीतिक, या और भी जो वर्ग बन सकते हैं, तो फिर वो समाज कैसे सशक्त हो सकता है या हुआ है आज तक के उदाहरण के अनुसार, और आगे क्या संभावनाएं बन सकती है, इस पर हम फोकस करेंगे। यहाँ वहाँ जो मेरा सबसे आग्रह रहता है, खैर आप तो अपने साथी यही हैं, सब समझ उसको निर्देश भी देते हैं, आग्रह भी हो जाता है, साथ में बात आप समझते भी हैं कि हम इस चीज को सक्रियता, सकारात्मक रूप से चर्चा करें, नकारात्मकता की तरफ हम न जाके जो क्या सक्रिय हो सकता, सकारात्मक, उस पर हम फोकस करें, ताकि हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, लोगों को बताएं कि जो ऐसे वर्ग हैं वो आए भी या साथ दो। अदरवाइज ये होता है, देखिए बाकी लोग आगे बढ़ गए, उन्हें सामाजिक सोच भी डेवलप करने की कोशिश करें,
और पे बैक टू सोसाइटी वाला भी फंडा लाने की कोशिश करी। ये उसमें मीटिंग का जो सार है वो छुपा विषय का सार। जी धन्यवाद सुनील सर। जी अभी आ गए हैं तो उनसे परिचय ले बात चर्चा करिए। जी सर। भूपेंद्र सर आप हैं सुनील केवट जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था। सुनील जी अगर आप घर पहुंच गए हैं तो थोड़ा वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। केवट जी अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। हाँ हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। मेरा जी नमस्कार। साफ नहीं आ रही होगी। जी साफ तो जी नहीं। हमारे मोबाइल का कैमरा खराब है तो पिक्चर साफ नहीं आ रही होगी। फिर भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा तो है। मैं आप हाँ तो हमने अभी नागर साहब को सुना और हम तो इधर जितने भी 8-10 सालों में जो अपने समाज के अंदर हम घूम रहे हैं और देख रहे हैं और जो हमने अपना व्यक्तिगत महसूस किया है वो है कि सब कुछ है सक्षम, सक्षम में भी कोई कमी नहीं है, लोग चाहें तो कर भी सकते हैं। मैं इसको उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाऊं इंदर जी की तरीके से एक छोटी कहानी उसमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी 5 सितंबर को जैसा कि नागर साहब भी जानते ही हैं कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। लगभग हमने जो गिना था लगभग 3000 लोग थे वहाँ पे। जी। तो वहाँ पे 3000 लोगों में से एक मतलब छत्तीसगढ़ के बाबा मार्तंडे जी हैं, तो उन्होंने एक बात में उठे और उन्होंने सबसे आग्रह किया कि जो जिस प्रदेश में हैं, जो जिस जगह पे हैं, वो अपने क्षेत्र में किसी अतिथियालय मतलब गेस्ट हाउस बनाने के लिए या छात्रावास बनाने के लिए या जो भी आप जो समझते हो उसको बनाने के लिए जो भी आर्थिक सहयोग से आप लोग वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं, उसके निर्माण करने के लिए आप लोग आगे आएँ और जो उसमें से आगे आना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ उठाएं। साहब यकीन मानिए स्टेज पे जो बैठे हुए लोग और बाहर के बैठे हुए लोग में से किसी एक का भी हाथ नहीं उठा जबकि केंद्रीय मंत्री भी वहां पे मौजूद थे, एक नहीं कम से कम 8-10 मौजूद थे और बाद में भी नहीं हुआ। एक सज्जन उठे, उन्होंने कहा मैं अपना 1 महीने का पेंशन दान देता हूँ। एक बुढ़ा व्यक्ति जो कि बाहर दौड़ दौड़ के पूरी खा रहा था पूरी स्टाइल में, उसने जो है एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा उसने दान करने का ऐलान किया। तो हमारे समाज में मानसिकता की बहुत बड़ी कमी है, जी। तो हम मानसिकता कैसे डेवलप करें इसकी भी बहुत जरूरत है। अगर ये नहीं डेवलप कर पाए तो बस ये हम लोग का सब प्यार व्यर्थ जाएगा। लेकिन हमने सरकारी कर्मचारी वाला एक ग्रुप हमारा जो कि 5 अक्टूबर को लखनऊ में हुआ, उसमें देखने को जरा विपरीत परिस्थिति मिली। यहाँ पे लोग बड़े आतुर थे कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए। यहाँ पे लोग पैसा दे दे करके लाइन में लगे हुए खड़े होते, भाई मुझको भी जोड़ लो, मुझको भी जोड़ लो। और उसी में कुछ डिस्ट्रक्टिव लोग भी थे कि भाई ये कैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो बहुत कुछ समझ में आया कि हमारा समाज क्यों पीछे है और क्यों नहीं आगे जा पा रहा है। हम लोग बड़े अच्छे अच्छे से सब निकालते हैं, विचार तो हम लोग के बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो मूल तत्व है वो छूट जा रहा है। तो हम उसी मूल तत्व को पकड़ कर आप लोगों को हमने बताया है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये तो हकीकत है जो आपने कहा। देखिए उसका रीज़न भी हम आपको बता दें कि वहाँ 3000 लोग जुटे हुए थे और 157 संगठन थे। अब सवाल ये उठता है कि 157 संगठन के पदाधिकारी थे और उसके अलावा कितने संगठन पैदा जो सामने हुए नहीं, धरातल पे नहीं आए, उसके भी पदाधिकारी वहां पर गए हुए थे। वह केवल देखने के लिए गए थे कि क्या हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे होती है कि हमारे समाज के लोग जो कुछ नहीं जानते, संगठन बनाना चाहते हैं, संगठनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको नेतृत्व करना चाहते हैं,
तो ऐसी स्थिति में उनको कोई जानकारी नहीं है, वह नेतृत्वकर्ताओं या आगे संगठन को देखना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उस गतिविधियों को नकल मारने के लिए भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी वो शांत रहेंगे। तो ये तो है ही है। अब रह गई बात कि जब हम लोगों को, हम जहाँ तक समझते हैं कि पर्सनल लॉ के बाद हम लोगों को कोई समस्या इस पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जैसे यही पूरा का पूरा सब प्रश्न का उत्तर ही ऑलरेडी पर्सनल लॉ है। जितने समस्याएं हैं उन समस्याओं का उत्तर ही उस पर्सनल लॉ में डाला गया है, चयन करके, ढूंढ करके। कि जैसे अभी एक बात आई, सर ने कहा कि जो इन सारी अवस्थाओं से छूट जाते हैं, तो मैं ये जानता हूं, मैं इस चीज को अच्छी तरह जानता हूं और ये मानता भी हूं कि क्या परिवार में, एक सवाल मेरा सभी लोगों से रहता है कि क्या परिवार में जो है कि सबसे दूर का व्यक्ति है, जो सबसे मानसिक जो है कि रोगी है या जो नहीं पहुंच सकता है, तो क्या हम उसको छोड़ दें? नहीं, उसको भी हमको साथ ले करके चलना है। और हम उसको ये नहीं मानेंगे कि वो नहीं आया मेरा भाई तो वो हमसे दूर है या हमसे नाराज है या गलत है। हम उसको कतई नहीं मानेंगे और हमारा पर्सनल लाइफ इसको नहीं मानता है। और जब हम आ जाएंगे तो जो हम नीचे लोगों को, अभी कल आपसे जो बात हुई चर्चा सर, कि जहां हम लोगों को आर्थिक व्यवस्था देने लगेंगे, जहां हमारी स्वयं सहायता समूह से वो कार्य आने लगेगा, उसको उनको जो है कि बजट आने लगेगा, तो आर्थिक जो है कि जो उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उनके समाज ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लगेंगे और तब वो खुद खुल जो है कि खुल के करने लगेंगे कि नहीं, मैं इतना देने के लिए तैयार हूं और वो देंगे। भूपेंद्र सर हैंड रेज किए हैं, तो भूपेंद्र सर से जो है कि बात हो जाए, फिर उसके बाद अगर और कुछ हो तो नाविक सर भी हैंड रेज किए हैं। सर, भूपेंद्र सर बताइए। मैं सुनील बाबू की बात को आगे बढ़ा रहा हूं बहुत माइन्यूट ढंग से। एक सवाल है कि लोग आर्थिक रूप से किस रूप में कोऑपरेट करना चाहते हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है और कोई आगे नहीं आ रहा है। और ये भी आया कि 152 संगठन, 151 कितना बताया गया, ठीक है। ये जो संगठन है क्या सचमुच में ईमानदारी से उस समाज को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, या कुछ लोग जो रिप्रेजेंट करने के लिए अपना एक चेहरा लेकर आए थे, पॉलिटिकली सोशली, उन लोगों ने समाज को रिप्रेजेंट किया, या जो लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ऑनेस्टी कितनी है, ये समाज परखेगा। और जिस दिन समाज को लग जाएगा कि अमुक संगठन स्ट्रगल कर रहा है, समाज के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसके नेता स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके मेंबर स्ट्रगल कर रहे हैं, उस दिन ये समाज अपनी झोपड़ी बेच देगा उस संगठन के लिए। आप हैं कहाँ सुनील बाबू? ये लोगों ने धोखा दिया है, लोगों ने इनको ठगा है, इनको माल बना करके मार्केट में बेच दिया है। वो विश्वास कैसे करेंगे हमारे ऊपर कि आप कैसे साहब ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कैसे आप ईमानदार हैं? लोगों ने तो यहाँ धोखेबाजी किया है। तो पहली बात तो ये है सर कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, स्ट्रगल, और समाज को दिखना चाहिए कि हाँ फला संगठन है जो स्ट्रगल कर रहा है समाज के लिए। मैं आपको कह तो रहा हूं, जब ये फूलन देवी की रिहाई की बात आई कि हम लोग 5 लोग केवल बैठे हुए थे यहाँ इलाहाबाद में, 4-5 लोग बैठे इलाहाबाद शहर में, और ये हुआ कि फूलन देवी की रिहाई की बात की जाए। 5 लोग बैठे, 5 लोगों के बैठने के बाद उस समय मीडिया इतनी बायस नहीं थी किसी के प्रति। हम लोगों ने उस बैठक को मीडिया में डाला, अखबारों में डाला, तो ये हुआ कि अखबार में छपा कि फूलन देवी की रिहाई के लिए एक रिहाई मंच बना हुआ, फूलन देवी रिहाई मंच। और रिहाई मंच का एक
रिफ्लेक्शन ये हुआ कि हम लोग गांव में गए, शहर के इर्द गिर्द गांव में, नजदीक के गांव में साइकिलों से गए थे, तो वहां बैठक हुई, लोगों ने हाथ पसार करके और बिल्कुल समझ लीजिए कि हम लोगों का स्वागत किया कि भैया अपने समाज की बेटी इस तरह उसके साथ अत्याचार हुआ, अगर उसको आप लोग रिहाई की बात कर रहे हैं तो हम लोग सब साथ में हैं। उन लोगों ने जहां जहां हम लोग गए 25-50 की संख्या में, खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों ने किया, लेटने बैठने की व्यवस्था किया। इसके बाद जिसके पास 1 रुपया था, 5 रुपया था, 10 रुपया था, उस समय तो 10 रुपया 20 रुपया बहुत बड़ा चंदा होता था, सब लोगों ने पैसे दिए कि साहब इसको जितना बड़ा संगठन बनाना हो, जितने बड़ा आंदोलन चलाना, जितनी बड़ी सभा करनी हो, सब आप लोग लगिए, हम लोग सब देंगे, एक एक पैसे देंगे। ईमानदारी की बात आपको बता रहा हूं कि संगम पर लोधी, बिंद, निषाद, कश्यप, केवट जितने थे, संगम पर एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हुआ, उसका नाम था एकता सम्मेलन। इन सब का नाम लेके एकता सम्मेलन किया गया। उस एकता सम्मेलन के चीफ गेस्ट थे बाबू मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी से हमारा वहीं उसी सम्मेलन में ही हमारी जान पहचान हुई थी। उसमें एक आए थे गंगा चरण राजपूत, हमारे सीनियर मित्र थे। गंगा चरण राजपूत थे, लोधी थे, लोधी हैं और सीनियर राजनेता थे जनता दल के, बीपी सिंह के जमाने के, उसमें यूथ के प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया, वो थे। और रघुबर दयाल वर्मा थे, फर्रुखाबाद फिरोजाबाद के, सारी एमएलए रह चुके थे, बहुत बड़े वकील भी थे उस कचहरी के। ये 4-5 लोग उसमें आए और बता रहे हैं आपको 50,000 की भीड़ हुई। और इन लोगों ने इसके बाद, उस सम्मेलन के बाद पूरे तरीके से पैसे का इंतजाम किया और इतना बड़ा सम्मेलन हुआ लखनऊ में। मांगने गए थे आरक्षण, तमाम सारी चीजों को मांगने गए थे, डिमांड्स रखे थे सारे लोग, लेकिन जब लाखों की संख्या में लक्ष्मण पार्क में लोग इकट्ठा हो गए तो मुलायम सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर से उनको आ करके घोषणा करनी पड़ी, आरक्षण की बात पीछे छूट गई, घोषणा करनी पड़ी कि हम आपकी बहन बेटी और इस बहादुर बेटी को मैं रिहा करने का पूरा, उसके खिलाफ जितने कानून हैं वो धाराएं लगी सब मैं वापस करता हूं। ये घोषणा किया। आप में हो सकता कोई न कोई रहा हो उसमें, हम भी थे। ये चीजें हैं सुनील बाबू। आप प्राइमा फेसाई, प्राथमिक रूप से प्रथम दृष्टया, अगर इस पब्लिक को, ये अंधी है हमारी पे, बात सही है कि अंधे हैं हम लोग, हमारी पब्लिक अंधी है, हमारा समाज कह लीजिए अंधा है, लेकिन जिस दिन उसको लग गया कि सुनील बाबू, राजा राम बाबू नागर साहब एक बड़ी ईमानदारी के साथ समाज को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस दिन ये समाज आपको सबसे बड़ी जगह पर बैठाने की कोशिश करेगा और ये सोचेगा कि ये लोग ही हमारा उद्धार करेंगे, लेकिन इसका विश्वास हमें दिलाना पड़ेगा। ये असली एक लाइन का कंक्लूजन है कि ऑनेस्टली अगर हम दिखा ले गए कोई चीज, तो ये समाज अंधा भले है मगर हमारे पीछे फिर अंधा हो जाएगा कि जहां आप कहेंगे वहीं मरेंगे, वहीं जिएंगे। ये इस समाज का नेचर है और इसी का फायदा जो हमारे दुश्मन हैं वो इसी की इस भावना का फायदा ले करके आज सत्ता में बने हुए हैं। मेरा इतना कहना था। बाकी सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आप समाज चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, आप लोग ज्यादा अच्छे ढंग से इसको प्रायोगिक रूप से करते हैं। बस इतना कहना था, इसीलिए हैंड रेज किया। थैंक यू। अब धन्यवाद नागर सॉरी नाविक सर को सुन लें। जी, बताइए सर। सुनील सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, नाविक सर पहले रेज किए, तब मैं पहले नाविक सर बोलने तब फिर मैं बोलूँ। ठीक है। नहीं, मैं कुछ खास नहीं बोलना चाहता था। परिस्थितियां दोनों तरह की हैं। अनुभव एक तात्कालिक अनुभव आप बता रहे हैं और बिल्कुल व्यावहारिक और ऐतिहासिक अनुभव अगर भूपेंद्र साहब भी बताए। कुछ अनुभव छोटे मोटे अपने पास भी हैं कि जब हम निकलते हैं रास्ते पर तो साथ मिलता। समर्पण कितना है हमारा उस पर डिपेंड करता, नो डाउट।
और हमें तो, जैसे मैं अपने साथियों से बात करता हूँ, मेरा भी एक टैगलाइन है। भूपेंद्र सर ने बार बार कहा कि ऑनेस्टी और डेडिकेशन इसकी जरूरत है। तो निश्चित रूप से वो हमें उतना ही कहना है जितना हम कर रहे हैं या किए हैं, और जो कर सके हैं वही कहना है। ये दो तीन सेंटेंस हैं जो मैं हमेशा अपने लिए फॉलो करता हूँ। दूसरे के लिए कितना एप्लीकेबल है या नहीं, बात की बात है, लेकिन ये है। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पर और ऐड करना चाहता था, सोर्सेस या माध्यम की बात में ऐड करना चाहता। सुनील जी, आपने योगेंद्र जी से बात करवाया होगा या होने वाली नागर जी को। मैं साथ में एक और राजेंद्र जी की भी याद दिला देता हूँ, जी का भी साथ में इनसे परिचय और बात करा दीजिएगा, वो भी बहुत जरूरी है। और बाकी फिर धीरे धीरे अनेक साथी मिलेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, मैं ऐसा मानता हूँ। और आपके माध्यम से, किसी और के माध्यम से, राजन जी ने बताया, भूपेंद्र सर भी बताएं, कुछ और साथी जो सक्रिय हैं, हम भी कुछ ढूंढेंगे, तो कारवां बढ़ेगा, ऐसा मेरा भी पूरा विश्वास है, और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी धन्यवाद, मैं इतना ही ऐड करना चाहता था। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आज की जनता, जैसा हमने कहा कि 3000 में किसी का भी हाथ नहीं उठा, वो तीनों हजार ये जनता जानती थी कि यहाँ पे जितनी बातें जो लोग कर रहे हैं उस पर किसी का भरोसा नहीं था। वो एक वास्तव में राजनीतिक मंच था और इस प्रकार की घोषणा वो चाहती थी। वो दूसरा दूसरा मैं आपको ये कहा था कि जो हमारा जो सरकारी कर्मचारी वाला जो 5 अक्टूबर को जो हुआ, उसमें सभी लोग पैसा लेके लाइन लेके खड़े हैं, क्योंकि यहाँ वहां इन लोगों को भरोसा है कि यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सभी सरकारी कर्मचारी हैं। तो लोगों को भरोसा है, तो पैसा देके लाइन में लोग खड़े हैं कि भाई मुझे भी जोड़ लो, मुझे भी जोड़ लो। लेकिन यहाँ पे भी कुछ राजनीतिक दल वाले लोग जो है लग गए हैं कि ये कैसे ये टूट जाए, कैसे ये फूट जाए। बहुत सी चीजें हम भी अनुभव कर रहे हैं। तो चलिए, सब ठीक है। जैसा नाभिक सर ने भी कहा कि हर परिस्थितियों में हम लोग को आगे निकलना है, और सही बात है, ये निषाद बंदियों का समय है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। सबके विचार अपने हैं और सब लोग एक एक तरीके से एक एक कड़ी में मिलते जा रहे हैं। जैसे आपने अभी राजेंद्र जी का कहा, मैंने कल नागर जी से बात करके बताया उनको, आपके यहाँ भी बहुत सारे स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, तो उसके लिए हमने कह दिया नागर जी से कि हाँ, हम उनकी राजेंद्र जी से बात करवा देंगे। तो हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। अब इस बार हम लोग का समय आ गया है, हम लोग जरूर आगे निकल के आगे जाएंगे। धन्यवाद सर। ये नाविक सर को बता दें कि हम लोग एक रात में हम लोग बैठे हुए थे। सुनील जी थे, राजेंद्र जी थे और रमेश थे। हम लोग एक मीटिंग एक दिन कॉल किए थे, और केवल हम 3-4 लोग ही थे, और वो तुरंत तुरंत सबको कॉल करके बुलाया गया और बैठ करके हम लोग ऑनलाइन बैठ करके उस पर चर्चा भी हुई। और राजेंद्र जी को, जो आजमगढ़ वाले हैं, उनको यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात भी चली और प्रस्ताव भी पास हो गया था, और कार्रवाई भी नियर अबाउट थी। लेकिन हम थोड़ा सा रुके हुए थे। अब सुनील जी, आपने बात छेड़ दिया तो हमें बोलना पड़ रहा है कि हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे। प्रस्ताव तो उस दिन हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, और केवल पेपर जारी करना था। तो पेपर मैंने जारी नहीं किया, केवल इंतज़ार किया कि आगे राजेंद्र जी का क्या गतिविधि होती है। भाई डायरेक्ट दे देना भी उचित नहीं है, तो अभी तक ऐसी कोई गतिविधि उनका सामने नहीं आया, इसलिए हम थोड़ा सा अभी भी ब्रेक पड़े हुए हैं। तो फिर हमें रह गई बात कि अन्य कमेटी के पदाधिकारियों को चयन करना और ढूंढना। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप जैसे लोग जब साथ में हैं तो ढूंढने में अब कोई दिक्कत नहीं है, सबको ढूंढ लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी हम लोग इस पर आगे कार्य कर लेंगे। ठीक है। तो अभी फिर विजय निषाद फिर जुड़ रहे हैं, जो जुड़े हुए थे। विजय जी, विजय अपना माइक ऑन कीजिए और बात कीजिए। विजय जी, आप स्टार्टिंग में थे, बीच में आप चले गए थे। माइक पे टच कीजिए और बात कीजिए। विजय बैजारामपुर, अपनी माइक टच कीजिए, चूंकि जाने का समय है और हम लोग अब बात ही हो चुकी थी। आप भी अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए लोगों से। माइक पे टच कीजिए और माइक पे टच करके अपना परिचय तो कम से कम दे दीजिए। विजय निषाद जी, बैजारामपुर। विजय निषाद जी, रामपुर दमन सिंह।
जौनपुर, आप अपनी बात रखिए, आप अपना माइक पे टच करके, माइक ऑन हो जाती है, अपना परिचय कम से कम दे दीजिए लोगों से। लगता है वो नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर सर तो मीटिंग को यहीं समाप्त किया जाए। नाविक सर, सुनील सर, सुनील जी, जी 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 हाँ, हाँ, हमेशा ठीक से हाँ, मीटिंग को अभी यहीं पर कंक्लूड करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। जय ठीक है, जय सभी निषाद साथियों जी। का जय निषाद सर। कल जो है कि फिर मंगलवार को मिलते हैं नाविक सर के मीटिंग में, मंगलवार को शाम को। जी धन्यवाद सर, सभी साथियों का धन्यवाद।